अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम देखते हैं सेकेंड ईयर की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। उनको वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 14.1। अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। आप बताएं कि व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स ऑफ मैक्सिमम, कि आप अगर लूप को किस तरह से रखें कि फ्लक्स मैक्सिमम हो। मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब होता है उस लूप में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा गुजरें, मैक्सिमम गुजरें, और किस तरह से आप उस लूप को रखें कि आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं वो कम से कम गुजरें लूप में से। वो बात करते हैं, कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स पता कब होगा? जब आप लूप को परपेंडिकुलर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। या फिर इसको डायग्राम के थ्रू भी शो किया हुआ है, इसको फार्मूले के साथ रिलेट भी करवाया गया है। जैसे ये देखें, ये एक्स वाई जी प्लेन शो किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी इस तरफ है अलोंग द एक्स एक्सिस, और प्लेन को ना परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। लेकिन इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये देखिए, हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है ना वो प्लेन के आउटवर्ड होता है, तो यहाँ पे आउटवर्ड जो एरिया वेक्टर है वो ये बन रहा है। जो फ्लक्स का फार्मूला होता है ना वो ये होता है बी डॉट ए। डॉट की जगह हमेशा कॉस थीटा लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखें, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हुआ? 0। तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। या वैसे हमें वैसे भी दिखने में नजर आ रहा है कि जब आप प्लेन को इस तरह से परपेंडिकुलर रखते हैं ना, तो ये सारी की सारी या मैक्सिमम फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना इसमें से पास ऑन कर रही है। आगे वो कहते हैं मिनिमम फिर कब होगा? कहते हैं अगर आप इस लूप को पैरेलल रख दें। ये पैरेलल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री नहीं है? एरिया वेक्टर अलोंग द जी एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, तो फ्लक्स सारे का सारा 0 हो जाएगा। फिगर से भी हमें आइडिया हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या तो वो इस प्लेन के ऊपर से गुजर रही हैं या नीचे से गुजर रही हैं। याद रखिएगा कि अगर लूप को आप परपेंडिकुलर रखोगे तो फार्मूले के थ्रू आप बता सकते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर पैरेलल रखोगे तो मिनिमम होगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अ करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमें पता है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कहते हैं आप उसको एम्पेयर्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस करंट इज डिफाइंड एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमें पता है कि करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, कि अगर चार्जेस मूव ऑन करेंगे तो करंट होगी। कहते हैं व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, तो आप हमें बताओ कि स्टेशनरी चार्जेस, के अगर चार्जेस मूव ना करें उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। और दूसरा इसका पार्ट है व्हाट अबाउट द मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड होगी। कहते हैं स्टेशनरी चार्जेस वैसे होते हैं जो मूव ना करें, जो रेस्ट पे हो। कहते हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो 0 होगी। हमारे पास ना इस चैप्टर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, उसका ये फार्मूला निकाला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। आई क्या है? करंट है। अगर चार्जेस रेस्ट पे होंगे, मूव ही नहीं कर रहे होंगे, तो करंट क्या होगी? 0 होगी। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो सारी टर्म 0 नहीं हो जाएगी? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से 0 होती है। लेकिन अगर मूविंग चार्जेस होंगे तो करंट होगी ना। मूविंग चार्जेस का मतलब होता है करंट, और अगर करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इसलिए कहते हैं मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। या फिर हम इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड कैरिंग ए स्टेडी करंट, कि हमारे पास आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज होगी सोलेनाइड के केस में अगर आप उसकी लेंथ को डबल कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रहने दो। और दूसरा उसका पार्ट कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो, लेंथ सेम रहने दो। तो पहले पहले वाले पार्ट को देखेंगे फिर दूसरे को देखते हैं। कहते हैं अगर आप लेंथ को डबल करते हो ना मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी पहले की निस्बत। इसको प्रूफ भी करना है फार्मूले से। सोलेनाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है म्यू नॉट एन आई। जो एन होता है स्मॉल, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट क्या है कि अगर लेंथ को डबल कर दे,
तो एल की बजाय ना यहाँ पे 2L लिख देंगे, एन उसी तरह से रहने देंगे। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, Ni/2L, और 1/2 को कॉमन ले लें, बाकी उसी तरह से आ जाएगा म्यू नॉट Ni और L। तो ये इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड थी। मतलब क्या है कि अगर आप लेंथ को डबल करते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी ना वो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होगी। दूसरा पार्ट क्या कहते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को आप डबल कर दें, वही फार्मूला लिखा, एन की स्मॉल एन की वैल्यू लिखी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन को 2 टाइम्स कर दिया, इसको कॉमन ले लिया, ये पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पहले वाले का हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एट अ गिवन इंस्टेंट प्रोटॉन्स मूव्स इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कि प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं along the पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, z डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, आपने बताना है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा, विल दी प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्या वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ना आपकी बुक में इस फिगर के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें उसने क्या लिया हुआ है, ये वाला जो है वाई एक्सिस लिया हुआ है, इसके इस साइड पे भी नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। जो इस बुक से आउटवर्ड होगा ना वो हमारे पास एक्स एक्सिस लिया है, और जो इनवर्ड होगा वो माइनस एक्स एक्सिस है। जो नीचे की तरफ है वो माइनस जी एक्सिस है, ऊपर की तरफ प्लस जी एक्सिस है। कहते हैं जो प्रोटॉन है ना वो मूव कर रहा है अलोंग दी जी एक्सिस, मतलब जो वेलोसिटी है वो किस तरफ है, आउटवर्ड है, इस पेपर से आउटवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करना हो ना उसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके लिखा जाता है, शो किया जाता है, तो आउटवर्ड। ठीक है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अलोंग दी नेगेटिव सी, उसको डाउनवर्ड लिया हुआ है। आपने फोर्स बतानी है मुझे। हम लोग जब इलेक्ट्रॉन के केस में कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो ना और हमें मैग्नेटिक फील्ड का भी पता हो, वेलोसिटी का भी पता हो, तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। वो निकालते हैं राइट हैंड रूल से। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, मैं आपको इसकी फिगर भी शो करवा देती हूँ मुझे। राइट हैंड रूल क्या होता है, ये हम लोग राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं। जो ये पहले वाली इंडेक्स फिंगर होती है ना, ये उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इसको डाउनवर्ड कर देंगे। ये जो दूसरी फिंगर होती है ना, मिडल फिंगर, ये होती है जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव ऑन कर रहे होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगी ना, ये करंट, आप यहाँ पे चार्जेस की वेलोसिटी ले रहे हैं तो ये उस डायरेक्शन में होगी, और ये यहाँ पे किस तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो अंगूठा होता है वो आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में लें, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का केस है तो उस केस में हम इसको कंसीडर करेंगे। ये प्रोटॉन के केस में होता है, लेकिन इसी को अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो अलॉन्ग दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने राइट हैंड रूल अप्लाई करना है कि आपने जो इंडेक्स फिंगर है वो प्लेस करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और जो आपके पास थंब होगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन दे देगा, फोर्स दे देगा। कहते हैं इसके अलावा हमने ना ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, तो ये जो फोर्स लगेगी ना वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये देखें ना, ये अलोंग दी एक्स है, वो अलोंग दी जी है, तो जो फोर्स आएगी वो अलोंग दी वाई एक्सिस आ जाएगी। आप कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट पता क्या होता है, ये चार्जेस को हमेशा सर्कल में मूव करवाती है। तो अगर कोई प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा होगा ना अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो अपनी जो मोशन है वो किस में चेंज कर लेगा, वो सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज, इफ द चार्जेस आर डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हाट कैन यू से अबाउट देम। कहते हैं दो चार्जेस हैं, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन और मोशन अपोजिट है। इसका मतलब है दोनों चार्जेस भी अपोजिट होंगे, एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो चार्ज होता है ना पॉजिटिव के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, ये फार्मूला होता है। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों चार्ज ऑपोजिट होंगे, मे भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए उनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं सपोज दैट अ चार्ज इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है।
स्पीड वी के साथ। कहते हैं आप बताओ व्हाई देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, कि आपके पास किसी किस्म का वर्क डन एक्ट नहीं करता मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अगर वो सर्कल में मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कल में मूव करता है, जो फोर्स होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। अब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। कहते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा याद रखिएगा उसका काम क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव करना। अगर कोई चार्ज जा रहा होगा तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, उसको सर्कल में मूव करवाएगी। और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और हमें पता है अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव करे तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी टेंजेंट होता है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये देखते हैं, कहते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसका फार्मूला ये होता है क्यू वी क्रॉस वी। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है और चार्ज को हमेशा सर्कल में मूव करवाती है। तो कहते हैं अगर इस फोर्स की वजह से देखा जाए ना कितना वर्क डन होगा, तो वो हम देखते हैं कि जो वर्क डन यूजुअली डिफाइन किया जाता है वो एफ डॉट डी होता है। डॉट की जगह कॉस थीटा आ जाएगा। अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो cos 90 जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करती, और सिर्फ चार्जेस को क्या करती है, सर्कल में मूव करवाती है। आगे वो कहते हैं चार्ज पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, के एक चार्ज पार्टिकल है वो सीधा ही चलता जा रहा है। व्हाट कैन यू से, आप क्या बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जीरो है या नहीं है। कहते हैं वो जीरो हो भी सकती है नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, क्रॉस की जगह हमेशा साइन थीटा आता है और एन कैप आपको डायरेक्शन बताता है। कहते हैं ये फोर्स कब कब जीरो हो सकती है, मे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, या मे भी कि जो एंगल की वैल्यू वो जीरो हो, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, या मे भी कि वो एंटी पैरेलल हो 180। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, या फिर जो एंगल है वो जीरो या 180 हो सकता है, मतलब या पैरेलल या ऑपोजिट भी होगा, तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं व्हाई डज द पिक्चर ऑफ ए टीवी स्क्रीन, के आपके पास जो टीवी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आ रही होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, कब, जब आप मैग्नेट पास उसके लेके आते हो। कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि जो टीवी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर होती है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो मूविंग चार्जेस होते हैं उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब आप कोई मैग्नेट स्क्रीन के पास लेके आते हो ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, इसलिए जो पिक्चर है ना वो खराब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। और कितनी फोर्स के साथ वो एक दूसरे के साथ एक्ट कर रही होती है, वो मैग्नेट्स की जो होती है ना, मैग्नेट्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर होते हैं क्यू वी क्रॉस वी, तो इसलिए जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब उनका पाथ चेंज हो जाता है, तो हमारे पास पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाती है। आगे वो शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट ए करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, कि आप लूप को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखें कि वो रोटेट ही ना करे। ठीक है, कहते हैं जी ऐसा पॉसिबल है। जो टॉर्क का फार्मूला होता है ना, करंट, अगर किसी लूप में से करंट गुजर रही है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रही होती है वो होती है आई ए बी कॉस अल्फा। कहते हैं अगर आप लूप को परपेंडिकुलर रख दोगे ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एंगल कितना हो, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो टॉर्क क्या होगा उस केस में, जीरो होगा। आगे वो कहते हैं हाउ कैन ए करंट लूप बी यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आप करंट लूप को कैसे यूज करते हो किसी जगह पे चेक करने के लिए कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। कहते हैं अगर करंट लूप को मैं किसी, कोई ऐसी लूप है जिसमें से करंट पास ऑन कर रही है, उसको ऐसी जगह पे रख दूंगी ना जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। वो यहाँ पे ये कहते हैं जो टॉर्क होता है ना करंट कैरिंग लूप के ऊपर, वो ये होता है। अगर तो करंट लूप डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब अगर तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, तो हम कहते हैं वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। कहते हैं हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ एन केमिकल एलिमेंट। कहते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स से अलग कैसे कर सकते हो। कहते हैं आइसोटोप्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जिनका मास नंबर जो होता है वो
सेम होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब उनका जो मास है ना वो डिफरेंट होता है। कहते हैं इस पर्पस के लिए ना आप क्या करते हो, सारे के सारे आइसोटोप्स को, एलिमेंट को ना पास करवाते हो या किस में से, मैग्नेटिक फील्ड में से। मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक्ट करती है और वो जो सारे चार्जेस हैं या आइसोटोप्स हैं वो किससे मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं, सर्कल्स में। और हर सर्कल का अपना रेडियस होता है, कि मतलब जब भी मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस के ऊपर या आयंस को ऊपर एक्ट करती है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो आयंस जब सर्कल में मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स क्या दे रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो दोनों साइड से क्या खत्म हो जाएगा, ये भी इधर से, ये एक स्क्वायर इधर खत्म हो जाएगा, तो एम वी ओवर क्यू बी। मतलब जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास का। मतलब अगर किसी आइसोटोप का मास नंबर ज़्यादा होगा या मास ज़्यादा होगा, उसका सर्कल उतना बड़ा होगा, उसका रेडियस उतना बड़ा होगा। और जिसका मास नंबर कम होगा उसका सर्कल भी छोटा होगा, उसका रेडियस भी छोटा होगा। तो हम कहते हैं इसके ज़रिए आप आइसोटोप्स को अलहदा कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम होते हैं। प्रोटियम का सबसे कम मास होता है तो उसका जो सर्कल बनेगा वो सबसे छोटा होगा, उसका रेडियस सबसे छोटा होगा। और ट्रीटियम का मास सबसे ज़्यादा होता है तो उसका जो सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप उनको अलहदा कर सकते हो। कहते कहते हैं व्हाट शुड बी दी ओरिएंटेशन, कि आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह रखें कि जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो निया कॉज अल्फा होता है। कहते हैं अगर आप पैरेलल रखोगे ना, पैरेलल का मतलब क्या है, एंगल कितना होगा, जीरो। तो टॉर्क कॉज जीरो क्या होता है, वन होता है, टॉर्क मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप उसी करंट कैरिंग लूप को परपेंडिकुलर रखेंगे ना, परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो कॉस क्या होगा, कॉस 90 जीरो होता है तो टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। क्वेश्चन है, कहते हैं 14.3, a loop of wire is suspended between the poles of the magnet when its plane parallel to the pole spaces। आपके पास एक प्लेन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखा गया है, तो हमारे पास डायरेक्ट करंट अगर उसमें से पास ऑन करिए इस लूप में से तो क्या होगा, और अगर इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास ऑन करके तो क्या होगा। कहते हैं दोनों केसेस में वो रोटेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बच्चे, ये देखें, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये है और प्लेन इस तरह से परपेंडिकुलर इसमें पड़ी हुई है, लेकिन प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो टॉर्क जीरो होगा। चाहे आप इस लूप में से या प्लेन में से डायरेक्ट करंट लो, चाहे आप इसमें से अल्टरनेटिंग करंट लो, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी वेरी लो, व्हाई, कि अमीटर की रेजिस्टेंस लो क्यों होती है या क्यों होनी चाहिए। कहते हैं जो अमीटर होता है ना वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। अगर सीरीज में लगाऊंगी और उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो उसमें से तो करंट ही मूव ऑन नहीं करेगी, और अगर उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो सारी करंट कैसे मेजर करेगी। इसलिए हम कहते हैं अमीटर की रेजिस्टेंस लो होती है। अगर उसकी हाई होगी तो वो एक लोड हो जाएगा, वो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट नहीं देगा, वो करंट ही डिक्रीज करवा देगा, क्योंकि उसमें से सारी करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो करंट को एक्यूरेटली मेजर नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई क्यों होनी चाहिए। जो वोल्ट मीटर है ना वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में। अगर उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास लो होगी तो करंट तो उसमें से मूव ऑन करना शुरू हो जाएगा, वो तो एग्जैक्टली हमारे पास पोटेंशियल वो देगा ही नहीं, वो सर्किट डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए कहते हैं अगर इसकी लो होगी तो वो क्या करेगा, सर्किट शॉर्ट करेगा और लोड बन जाएगा, मतलब वो हमारे पास एक बर्डन होगा, वो एक्यूरेटली आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ही नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा जो अमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस होती है हमेशा लो होती है, वोल्ट मीटर की हमेशा हाई होती है। इससे रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।